चलिए आज हम लोग कैलोरीमेट्री शुरू कर रहे हैं। L1 कैलोरीमेट्री। आज हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं, उसका नाम क्या है? कैलोरीमेट्री। एक्चुअली आपके बुक में एक चैप्टर है, उसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जो एनसीईआरटी में चैप्टर है उसका क्या नाम है? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और इस चैप्टर में बातें नहीं, अब यहां ध्यान दीजिए। इस चैप्टर में एनसीईआरटी ने 4 पॉइंट लिख दिए। पहला पॉइंट लिखा कि भाई इस चैप्टर में आप कैलोरीमेट्री पढ़ लीजिए। अब एनसीईआरटी तो बहुत कम में काम चला जाता है, कैलोरीमेट्री उतना ही जितना हम लोग आज पढ़ेंगे उतना ही बस एनसीईआरटी में, ठीक है। और नीट वालों का उतना सही काम चल जाएगा। लेकिन इंजीनियरिंग के लिए कैलोरीमेट्री में और भी 2, 3, 4 क्लास हम लोग को करना पड़ेगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस का लेवल करना पड़ता है। एचसीबी में तो कैलोरीमेट्री पूरा का पूरा एक चैप्टर है, 1 चैप्टर इन एचसीबी। और अगर ये एक चैप्टर है एचसीबी में तो आप समझ सकते हैं इसका महत्व कितना होगा, है ना। दूसरा चैप्टर है थर्मोमेट्री। दूसरा टॉपिक जो आपके बुक में लिखा हुआ है उसका नाम है थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री में हम लोग को पूरा थर्मोमीटर्स के बारे में पढ़ना है। ये भी हम लोग के लिए एक पूरा का पूरा चैप्टर की तरह काम करेगा। तीसरा थर्मल एक्सपेंशन। एनसीईआरटी बस इंट्रोडक्शन देके छोड़ दिया है और वो इंट्रोडक्शन आपका एक लेक्चर से काम चल जाएगा। मतलब कैलोरीमेट्री हम लोग एक लेक्चर में खत्म कर सकते हैं एनसीईआरटी और नीट लेवल के अनुसार। थर्मोमेट्री भी हम लोग एक लेक्चर में खत्म कर सकते हैं एनसीईआरटी और नीट लेवल के अनुसार। हालांकि थर्मोमेट्री में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। थर्मल एक्सपेंशन एक लेक्चर में आप एनसीईआरटी और नीट लेवल कर लेंगे, लेकिन जेईई मेंस और एडवांस लेवल के तो उस पर 4 लेक्चर बनते हैं। और ये दोनों एचसीबी में एक चैप्टर है। और अगर एचसीबी में एक चैप्टर है तो आप उसका महत्व समझ सकते हैं। और फिर चौथा पड़ता है हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर खुद में भी 3 तरह का होता है। हीट ट्रांसफर खुद में भी 3 तरह का होता है। पहला जो तरह होता है, टाइप होता है हीट ट्रांसफर का, उसका नाम है कंडक्शन। द फर्स्ट टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर इज कंडक्शन। सेकेंड टाइप इज कन्वेक्शन एंड थर्ड टाइप इज रेडिएशन। एचसीबी हीट ट्रांसफर को भी एक चैप्टर मानता है। तो बेसिकली थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो है वो 3 चैप्टर का संग्रह है। और अगर हम लोग बात करें कि इन टोटल हम लोग को जेईई के हिसाब से, नीट के हिसाब से और बोर्ड के हिसाब से कितना पढ़ना चाहिए, तो कंडक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो कि स्कूल और नीट के हिसाब से एक लेक्चर, जो पहला लेक्चर करेंगे उसमें खत्म हो जाएगा। लेकिन जेईई के हिसाब से इसमें 5 लेक्चर और बनते हैं। 5 लेक्चर सोच लीजिए, बहुत महत्व रखता है। कन्वेक्शन एक लेक्चर में ही सारा काम तमाम हो जाएगा। रेडिएशन 2 लेक्चर, एक में आपका नीट लेवल का, स्कूल लेवल का, और एक लेक्चर में आपका आईआईटी लेवल का। तो अगर मैं सबके लेक्चर लिखूं तो कैलोरीमेट्री में 4 टोटल लेक्चर बनते हैं। थर्मोमेट्री में 1 ही बनता है। थर्मल एक्सपेंशन में बनेंगे 5। हीट ट्रांसफर में आ जाए कंडक्शन में बनेंगे 6, कन्वेक्शन में बनेंगे 1 और रेडिएशन में 2। तो जोड़िए टोटल सम कितना होता है? 6, 2, 8, 1, 9, 5, 14, 1, 15, 4, 19। तो क्या मैं मान के चलूं कि इसके 20 लेक्चर का एक टॉपिक बनेगा। और अगर 3-4 लेक्चर हम लोग एक्स्ट्रा में लेके चले, जिसमें हम लोग डिफरेंट बुक्स के सवाल करते हैं, आपके डाउट्स करते हैं, तो टोटल इसमें कितने लेक्चर बनेंगे? 24 लेक्चर्स। लेकिन मैं 24 लेक्चर एक साथ नहीं कराऊंगा, ये एक सेशन में नहीं बनेगा। मतलब ये पूरा L24 सिंगल 1 से लेके 24 तक नहीं मिलेगा आपको। हम लोग क्या करेंगे पहले, क्योंकि स्कूल एग्जाम सभी नजदीक है और बहुत लोगों को स्कूल एग्जाम का टेंशन रहता है, इसलिए
हम लोग पहले हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का स्कूल का बात कर लेंगे। स्कूल का बात का मतलब ही होगा कि जितना उसका इंट्रोडक्टरी पोर्शन है, पहला लेक्चर जो कि नीट के लिए जरूरी है, स्कूल का और नीट का एक ही साथ हम लोग का हो जाएगा। तो सबसे पहले से हम लोग कैलोरीमेट्री का आज एक लेक्चर कर लेंगे और आज ही के एक लेक्चर में हम लोग का सारा बात हो जाएगा स्कूल के लिए खत्म। फिर अगले क्लास में हम लोग थर्मोमेट्री स्कूल के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगले क्लास में हम लोग थर्मल एक्सपेंशन का पहला लेक्चर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग हीट ट्रांसफर में कंडक्शन का एक लेक्चर कर लेंगे। इस तरह करके हम लोग इस प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं किससे? कैलोरीमेट्री से। कैलोरीमेट्री फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग हीट के लेने देने के ऊपर बात करते हैं। कोई सिस्टम कितना हीट दिया या कितना हीट लिया, उसके बारे में फिजिक्स के जिस चैप्टर में चर्चा करते हैं उसका नाम क्या है? कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री वर्ड जो है वो कैलोरी से आया है और कैलोरी बेसिकली एक यूनिट होता है एनर्जी का। इसको हम लोग मैकेनिकल यूनिट ऑफ एनर्जी कहते हैं। इसको हम लोग मैकेनिकल यूनिट ऑफ एनर्जी या हीट कहते हैं, जो कि क्या है? कैलोरी। शॉर्ट में इसको CAL कैल से लिखते हैं। और एक कैलोरी में हालांकि होता है 4.18 जूल, लेकिन हम लोग अप्रोक्सीमेटली कितना लेके चलते हैं? 4.2 जूल। एक कैलोरी में कितना जूल होता है? 4.2 जूल होता है। और जूल क्या है? जूल जो है वो ऐसा यूनिट ऑफ हीट है। जूल जो है वो ऐसा यूनिट ऑफ हीट है। ठीक है? तो हम लोग को बेसिकली कैलोरीमेट्री में हीट का लेना देना पड़ना है। हम लोग इसकी डेफिनेशन शुरू करते हैं। लिखिए आप, लिख डालिए कैलोरीमेट्री और डेफिनेशन से साथ लिखिए, फिर साथ साथ लिखिए इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with heat lost and heat gained by systems। ये किसके बारे में बात करता है? हीट लॉस्ट और हीट गेन्ड बाय द सिस्टम्स, इनके बारे में बात करता है। तो ये हीट का, ये कैलोरीमेट्री का डेफिनेशन हो गया। अब पहले ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं कैलोरीमेट्री में बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं है, 4-5 पॉइंट है। अगर आप उन 4-5 पॉइंट को सीख लिए मतलब कैलोरीमेट्री आपको समझ में आ गया। पहला पॉइंट जो कैलोरीमेट्री में है उसका नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी, ये दो चीजों के बारे में आपको समझना है। मोलर हीट कैपेसिटी को हम लोग C से लिखते हैं और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग S से लिखते हैं। ठीक, अब मैं पहले ही बता दूं कि ये जो S और C है ना, ये गैसेस का, C होता है गैस के लिए और स्पेसिफिक हीट जनरली हम लोग लिक्विड के लिए बात करते हैं। तो मोलर हीट कैपेसिटी जनरली किसमें यूज होता है? यूज्ड इन गैसेस और जनरली यूज्ड इन गैसेस। तो जब गैस की बात करते हैं जनरली ये बात यूज करते हैं, और जब ये होता है जनरली यूज्ड फॉर लिक्विड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लिक्विड का ही ये होता है, गैस का नहीं होता है या सॉलिड नहीं होता है। जनरली ये किसके लिए बात करते हैं? लिक्विड के लिए। गैस का भी होता है, सॉलिड का भी होता है, मोलर हीट कैपेसिटी भी सबका होता है, लेकिन जनरल यूज कहां पे पड़ता है? मैक्सिमम जगह यूज कहां पे पड़ता है? उसका गैस में और इसका लिक्विड। और ये सब डेटा जो होता है वो कांस्टेंट होता है, सबके बारे में लोग को पता होता है पहले से, मतलब उसका वैल्यू फिक्स होता है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हो सकता है नहीं भी रहे, आपको याद रखना है। जैसे आप याद करो थर्मो में लोग पढ़ते हैं ना, मोलर हीट कैपेसिटी किसी मोनोएटॉमिक गैस है कितना? CpCv याद किया ना हम लोग? Cv कितना होता है मोलर हीट कैपेसिटी? बताओ तुम लोग सब भुलक्कड़।
CV होता है मोनो एटॉमिक गैस का 3R बाय 2, CP होता है 5R बाय 2 एंड सो ऑन। सिमिलरली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो हम लोग याद रखते हैं। ठीक, पहले इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं कि ये क्या है और दोनों में फर्क क्या है। तो देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन किया गया कि आप जिसका भी स्पेसिफिक हीट जानना चाहते हैं उसका 1 kg उठाइए, मतलब मास फिक्स कर दिया गया, कितना kg? 1 kg। मास कितना लीजिए? 1 kg, और इसको हीट दीजिए, इसको हीट दीजिए Q। इस हीट देने के वजह से इस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर में चेंज 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन हो, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाओ या 1 केल्विन से बढ़ाओ, बात बराबर होता है। समझिएगा इस बात को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में सेम होता है, ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाइए या फिर 1 केल्विन से बढ़ाइए, बात बराबर होता है। कैसे? मान लेते हैं कि ये पानी है और इस पानी का टेम्परेचर अभी जो है T1 वो है 25 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं पूछूं कि केल्विन में कितना होता है, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 273 ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए इसमें 273, ये हो जाएगा 298 केल्विन। इस वाटर का अभी टेम्परेचर कितना है? 298 केल्विन। अब हम कह रहे हैं कि आप इसको हीट दीजिए, और ये पानी कितना है? 1 kg पानी। कितना पानी है? 1 kg पानी है। इसको हीट दीजिए ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो कितने से चेंज हो जाए? 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज हो जाए। तो अगर 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ गया तो फाइनल टेम्परेचर T2 क्या लिखोगे? 26 डिग्री सेल्सियस। बोलिए केल्विन में कितना लिखेंगे? 299 केल्विन। तो क्या मैं कहूं कि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, या मैं ये भी कह सकता हूं कि इसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ गया। तो बात बराबर ही है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि चेंज ऑफ टेम्परेचर जो यहां पे 1 डिग्री सेल्सियस का हुआ वही कितने के बराबर है? 1 केल्विन के बराबर है। तो 1 kg सब्सटेंस लीजिए, उसको चूल्हे पर रखा दीजिए, स्टोव पे हीट कीजिए ताकि उसका टेम्परेचर कितने से बढ़ जाए? 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से। तो ऐसा करने के लिए जो हीट देना पड़ेगा उसी हीट को क्या कहेंगे? स्पेसिफिक हीट। उसी हीट को क्या कहेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक वर्ड क्या यूज किया गया है? स्पेसिफिक हीट। मतलब ये हीट नहीं है, हीट का एक स्पेशल केस है, हीट का एक स्पेशल केस है, स्पेसिफिक केस है। कब? वो स्पेसिफिक केस क्या होगा? जब मास कितना हो? 1 kg और टेम्परेचर कितना से बढ़े? 1 डिग्री सेल्सियस। आप पूछ सकते हैं कि अच्छा सर 1 kg होगा, 1 डिग्री सेल्सियस होगा, तभी ना उसको स्पेसिफिक हीट कहेंगे। लेकिन अगर 2 kg हो गया तो उसको हीट कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? अगर मान लो 1 ही kg है लेकिन टेम्परेचर चेंज 5 डिग्री सेल्सियस होगा तो क्या कहेंगे? हीट। तब उसको स्पेसिफिक हीट नहीं कहेंगे। मान लो मास भी 5 किलो हो गया, टेम्परेचर चेंज भी 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, तब क्या कहेंगे? हीट। इन सब केस में हीट कहेंगे। स्पेसिफिक हीट कब कहेंगे? जब मास 1 kg हो और टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज हो, तब जो हीट चाहिए होता है उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? हीट का फॉर्मूला होता है, और ये पहला फॉर्मूला है आज की क्लास का, Q इज इक्वल्स टू ms डेल्टा T। Q क्या होता है? हीट सप्लाइड और एक्सट्रैक्टेड। हीट सप्लाइड और एक्सट्रैक्टेड। M क्या है? मास। M क्या है? मास। S क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा आप लोग रिस्पॉन्स करें, मुझे लगे कि मैं 15-16 साल के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, ऐसा ना फील कराए कि मैं 50 साल के बुड्ढों को पढ़ा रहा हूं। आप लोग है क्या इसमें कोई 50 साल के? 15 साल के हो सब लोग? 16 साल के? ठीक है, तो रिस्पॉन्ड वैसा ही एनर्जेटिक आना चाहिए। तो S क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। डेल्टा T क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। अब आप इसी एक्सप्रेशन को देखिए कि अगर मास का वैल्यू इसमें 1 ले लें, 1 kg,
और डेल्टा टी भी 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन ले ले, तो इस एक्सप्रेशन को गौर से देखिए, अगर m का वैल्यू 1 हो गया तो 1 ही रहा है इसको, और डेल्टा टी 1 हो गया तो क्या मैं लिखूं, q का वैल्यू क्या हो गया, s। बोलिए यस सर। तो यही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हीट का एक स्पेशल केस है, कब, जब मास कितना हो 1 kg 1 kg हो और चेंज इन टेम्परेचर कितना हो 1 डिग्री 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक, हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मटेरियल है वो है वाटर। वो क्या है, वाटर। और हम लोग एक्सपेरिमेंट किए, 1 kg पानी लिए, उसको 25 डिग्री सेल्सियस पे लिए, उसका टेम्परेचर 26 कर दिए और देखे कि हीट कितना लगा। बताओ इस केस में जो हीट होगा उसको स्पेसिफिक हीट कहेंगे कि नहीं कहेंगे, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। और ये चेक करके निकाले तो पाया गया कि इसका स्पेसिफिक हीट होता है 4200 और इसका यूनिट होता है जूल पर केजी केल्विन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल पर केजी केल्विन। बहुत सिंपल सा है, आप ऐसे समझिए ना कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, हीट है, तो हीट का यूनिट क्या होगा, जूल। और ये हीट किसके लिए है, पर केजी के लिए, 1 केजी के लिए, इसलिए लिखा है पर केजी। पर डिग्री सेल्सियस, एक ही डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा ना, इसलिए ऐसा लिखा हुआ पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। यहाँ पे के लिखो या डिग्री सेल्सियस लिखो, बात बराबर है, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ चेंज इन टेम्परेचर है और चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस या केल्विन में सेम होता है। कोई दिक्कत यहां तक। वाटर के लिए ये डेटा कितना होता है 4200, और ये बात आप लोग को याद रखना है, वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कितना होता है 4200 जूल पर केजी केल्विन। ये डेटा हम लोग को याद रखना है। ठीक, अब इसी डेटा को बहुत तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। देख कैसे कैसे लिख सकते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर हम लोग लिखेंगे, देखिए जो 4200 जूल है उसको मैं लिखूं 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन। बोलो यस सर। ये लिखा हुआ है किलो जूल और ये लिखा हुआ है किलोग्राम, तो किलो किलो कट गया, ये बचा 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर लिखने का एक तरीका ये भी हो गया, जूल पर ग्राम केल्विन। एक तरीका और है, अभी अभी हम लोग लिखे थे कि 4.2 जूल को क्या बोलते हैं 1 कैलोरी, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 1 कैलोरी पर ग्राम केल्विन। तो इस तरह से 4 तरह से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर लिखा जा सकता है। आप कहेंगे सर हम लोग कौन सा याद रखें, तो आप चारों याद रखेंगे, आप चारों याद रखिए कि इस तरह से लिखा जाएगा। फिर आप कहेंगे चलिए सर याद कर लिए, लेकिन कब कौन सा यूज करेंगे कैसे पता चलेगा, तो मैं सिखा रहा हूं कि कब कैसे यूज करेंगे। पहले हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन लिख लें, तो आप मेरे साथ लिखेंगे, मैं बोलूंगा आप लिख लीजिएगा। लिखिए, चलिए हम यहां भी लिख देते हैं। आप हेडिंग डाल चुके हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यस सर। पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे फिर ये सब लिखेंगे, क्योंकि मुझे तो पहले समझाना था इसलिए मैंने पूरा लिख दिया, लेकिन पहला काम क्या होता है कि किसी चीज का डेफिनेशन लिखने का। तो लिखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन, इट इज the amount of heat, it is the amount of heat required, it is the amount of heat required to raise temperature of 1 kg of a substance, 1 kg of a substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin, 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। अब एक एग्जांपल समझिए, एक मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कंटेनर है और इस कंटेनर में पानी है, इस कंटेनर में क्या है पानी है, और इस पानी को हम लोग हीट कर रहे हैं। इस तरह से मोमबत्ती के हेल्प से हम लोग इसको हीट कर रहे हैं। ये जो पानी है ये 2 केजी है, कितना पानी है मान लीजिए, या 5 केजी मान लेते हैं, और इसका टेम्परेचर था इनिशियल 10 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हीट दे रहे हैं,
इसको हीट दे रहे हैं, तो हम पूछ रहे हैं कितना हीट चाहिए। अच्छा, ये वाला जो Q है वो क्वेश्चन है, और ये वाला जो Q है वो हीट है। ध्यान दीजिएगा, कितना हीट दे ताकि इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से चेंज होकर के 15 डिग्री सेल्सियस हो जाए। ठीक है, तो Q की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले आप बताइए कि क्या ये केस स्पेसिफिक हीट का है? क्या इस हीट को स्पेसिफिक हीट कहेंगे? स्पेसिफिक हीट बस एक स्पेशल टाइप ऑफ हीट है, जब मास भी 1 हो और जब टेम्परेचर चेंज भी 1 हो। और उसकी बात करेंगे भी नहीं ज्यादा बार, वो डेटा हम लोग याद कर लिए। हम लोग जान लिए कि 1 केजी कोई चीज लेंगे, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे, तो जो हीट यूज होगा उसी को स्पेसिफिक हीट कहेंगे। तो हम लोग पानी ले लिए, उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा लिए 1 केजी लेकर के, और कितना हीट आया? 4200। अब ये याद कर चुके हम लोग, ये डेटा हम लोग याद कर लिए, तो फिर बार बार थोड़ी अब यूज करेंगे। मतलब ये याद कर लिया, बार बार यूज करेंगे, इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे। हम लोग क्या निकालना है? हीट। अब हीट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया अभी आपको? ms डेल्टा टी। लिखिए फॉर्मूला, Q इज इक्वल्स टू ms डेल्टा टी। अब देखिए मास लिखिए, मास ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मास कितना लिख रहे हैं? 5 kg। 5 मतलब मास जो आप लिख रहे हैं यहां पर वो केजी में लिख रहे हैं। किसमें लिख रहे हैं? केजी में। क्योंकि मास केजी में लिख रहे हैं इसलिए एस का वैल्यू जो भी लिखेंगे वो केजी वाला होगा। और केजी वाला हम लोग के पास कितना वैल्यू है? देखिए ये केजी वाला है और ये भी क्या है, बाकी ये दोनों क्या है? ग्राम वाला। मतलब ये दोनों कब यूज करते हैं? जब मास ग्राम में आप लिखेंगे तब आप वो दोनों ये डेटा यूज करेंगे। समझ पा रहे हैं? यस सर। अभी मास हम लोग किसमें लिखे हैं? मतलब या तो ये यूज करेंगे या तो ये। ठीक है, अब कौन सा यूज करेंगे तो वो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन किसमें दिया हुआ है। ऑप्शन किसमें दिया हुआ है? अगर आंसर जूल में दिया हुआ है तो ये वाला यूज करेंगे, अगर ऑप्शन किलो जूल में दिया हुआ है तो फिर ये वाला यूज करेंगे। समझ गए? तो मान लेते हैं कि ऑप्शन जूल में दिया हुआ है, हम तो ऑप्शन लिखे नहीं है तो मान लेते हैं जूल में दिया हुआ है। तो मास हो गया 5 kg, स्पेसिफिक हीट कितना? 4200, और चेंज इन टेम्परेचर कितना? 10 - 5 5, इतना जूल। ये हो जाएगा हीट। इसको सॉल्व कर लीजिए आंसर। तो हीट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए? 25 होगा ना? 25 × 50 के 0, हाथ में रहा 5, 25 चौके 100 और 5 105, इतना जूल। अब यहीं पे मन गए तो आप इसको किलो जूल में भी लिख सकते, कोई बराबर थोड़ी है। 1000 जूल, ये जो 1000 जूल है तो क्या बोलते हैं? किलो जूल। तो 105 किलो जूल। अब इन दोनों में से जो ऑप्शन में रहा वो हम लोग आंसर देख के लिख देंगे। दोनों रहेगा, दोनों रहेगा तो तेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर दोनों मान देना, बी बी सी बी। अरे भाई क्वेश्चन जो सेट करेगा वो तू करेगा कि वो पढ़ा लिखा आदमी सेट करेगा हमरे साथ तुम करेगा कि हम करेंगे? मेरे साथ हम नहीं करते। क्वेश्चन में ऑप्शन में या तो ये रहेगा ये रहेगा। वैसे इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आप नीट की बात करें और जेई की बात कर रहे हैं तो इतना बुतरू वाला सवाल नहीं आता है। वो हम लोग करेंगे जब आखिरी लेक्चर में पहुंचेंगे तब उसका देखिएगा लेवल। और ये सवाल पूछ रहा है कि सर दोनों रहेगा, ये तो अभद्र सा बात हुआ भाई। जो रहना होगा दोनों में से कोई एक ही रहेगा, दो काहे रहेगा, है ना? और अगर ऐसा रहा तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा और क्या, फिर मार्क्स 12 मिलेगा। खैर, क्या ये चीजें समझ में आ रही है? अब इसमें एक बात और समझिए, अभी लिखना नहीं है। मोलर हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जैसा ही है, इसके बारे में चर्चा हम लोग केटीजी में किए थे, थर्मो में किए थे। मैं यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा सा। सर इसमें डेल्टा टी जो रहेगा वो केल्विन में करेंगे या सेल्सियस में? अरे भाई अभी तो बोले डिग्री सेल्सियस में करो चेंज या केल्विन में करो, फर्क क्या ही पड़ता है? वो केटीजी वाला में था ना कि केल्विन में करके यूज करते थे। नहीं, कहीं भी नहीं। चेंज जो होता है वो डिग्री सेल्सियस में लिखिए या केल्विन में। जब सिर्फ टेम्परेचर लिखते हैं तब केल्विन में लिखते हैं। केटीजी में जब सिर्फ टेम्परेचर लिखना होता है तो केल्विन में लिखते हैं। चेंज आप जिसमें लिखना चाहें, डिग्री सेल्सियस में लिखो, केल्विन में लिखो, बात बराबर है। लेकिन अगर सिर्फ टेम्परेचर लिखना हो तो किसमें लिखते हैं? केल्विन में। केटीजी में सिर्फ टेम्परेचर लिखना होता है
हमें रेशियो निकालना होता है एक्चुअली। T1 by T2 बताइए कितना, तो जब आपको T1 by T2 निकालना होगा तो आप क्या लिखेंगे 298 by 290, तब 25 by 26 नहीं लिखेंगे, लेकिन यहां पे क्या निकालना है डेल्टा टी। तो 10 15 माइनस 10 5। अब तुम्हारा मन है केल्विन में लिखने का, कंफ्यूजन अगर हो रहा हो तो केल्विन में कन्वर्ट कर लो। 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कितना लिखोगे 283 केल्विन, 15 को 288 केल्विन, डिफरेंस कितने का 5 है ना, तो 5 ही ना लिखोगे, तो डिग्री सेल्सियस में लिखो या केल्विन में लिखो बात बराबर, चेंज सेम होता है। लेकिन जब एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं, जब टेम्परेचर लिखना होता है तब केल्विन में लिखते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी जो है इसका भी डेफिनेशन इसी के जैसा है, इसका भी डेफिनेशन इसी के जैसा है। यहां हम लोग लिखते हैं Q is equals to NC delta T, Q is equals to NC delta T, Q is equals to NC delta T। अब यहां देखिए N क्या है मोल, अगर मोल 1 हो जाए और डेल्टा T 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन हो जाए, ठीक है, तो मोल 1 डेल्टा T1, तो Q का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा C के बराबर हो जाएगा ना। तो सिमिलरली मोलर हीट कैपेसिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, क्या कहेंगे इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, बोलिए इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, धीरे धीरे बोलो, रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ, to raise temperature of 1 mole of substance by 1 degree Celsius और इसको मोलर हीट कैपेसिटी कहेंगे। अब दोनों तो हीट ही है, दोनों तो अगर दोनों को कंपेयर करते तो NC डेल्टा T इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे MS डेल्टा T, बोलो अगर कंपेयर कर दे तो डेल्टा टी कटा, n क्या है मोल, और मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास इनटू C इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे MS, तो गिवन मास कट गया, तो यहां से क्या आ गया C बाय M इज इक्वल्स टू S। ये रिलेशन है, ये रिलेशन है किसके बीच, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और, इस पे एक बार नहीं 2-3 बार सवाल पूछा जा चुका है, इस फॉर्मूले पे 2-3 बार सवाल पूछा जा चुका है, इस सवाल पे ध्यान रखिएगा। व्हाट इज S, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, व्हाट इज C, मोलर हीट कैपेसिटी, एंड व्हाट इज M, मोलर मास। M क्या है मोलर मास। जैसे ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 32, O2 मतलब 16 दूनी 32 ग्राम, मोलर मास किसमें होता है ग्राम में। जैसे CO2 उसका मोलर मास कितना होता है तो 44 ग्राम, ठीक है। क्या इतनी बातें क्लियर है? हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, एक बार मैं नटसल में बताऊं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है वो डिस्कस किए। वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना होता है 4200 जूल केल्विन, ये याद रखना है, ये डिस्कस किए। इसके 3-4 तरीके हो सकते हैं और कब कौन सा तरीका यूज करेंगे वो मैंने आपको सिखाया। कैसे निकालेंगे, कौन सा एस का वैल्यू लिखेंगे तो मास देखेंगे, अगर मास केजी में है तो केजी वाला यूज करेंगे, अगर ग्राम में है तो ग्राम वाला। आंसर अगर जूल में चाहिए तो जूल वाला, आंसर देख करके किस यूनिट में चाहिएगा उस हिसाब से देख लेंगे। क्लियर? और फिर हम लोग एक सवाल की मदद से समझेंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वेरी इजी, पुटिंग द फार्मूला गेटिंग द आंसर। और फिर हम लोग डिस्कस किए कि मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या फर्क है, रिलेशन क्या है। तो Q इज इक्वल्स टू, हीट के दो फॉर्मूले होते हैं। अगर मोलर हीट कैपेसिटी में के फॉर्म में फॉर्मूला लिखना है तो क्या लिखेंगे NC डेल्टा T, और इसके फॉर्म में लिखना है तो MS डेल्टा T। अब देखो एक को हम रेड से मार्क किया, एक को ब्लू से। ये सिग्निफाई करता है कि कैलोरीमेट्री में हम लोग को ज्यादा यूज किसका पड़ेगा, ये वाले का। Q इज इक्वल्स टू MS डेल्टा T, जबकि थर्मोडायनामिक्स KTG में ज्यादा यूज किसका पड़ता है, इसलिए हम लोग लिखे थे कि मोलर हीट कैपेसिटी जनरली कहां यूज पड़ता है, गैसेस, और ये जनरली लिक्विड। मतलब इस चैप्टर में हम लोग को MS डेल्टा T का एकदम हमेशा यूज करना पड़ेगा, कहीं एक आध कहीं मिल जाए तो ये यूज करना पड़ेगा। और KTG थर्मो में
मैक्सिमम टाइम ये यूज करना पड़ता है, कहीं एक आध जगह ये भी यूज करना पड़ता है। ठीक, दोनों के बारे में समझ गए, दोनों में रिलेशन भी समझ गए, ये रिलेशन ध्यान रखो। अब पहले इतना लिखो, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इसको लिखिए, कोई दिक्कत हो तो पूछिए। चलिए अगला चर्चा हम लोग जो करेंगे, जो दूसरा पॉइंट हम लोग का है वो है हीटिंग कर्व। हीटिंग कर्व, कोई चीज को हीट करते हैं तो कैसा बिहेवियर होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और यहां पे एक टॉपिक और हम लोग पढ़ेंगे, उसका नाम है लेटेंट हीट। क्या पढ़ेंगे? ये सब क्लास 9th में आपके बुक में था। इसमें लोग कहते हैं क्लास 9th में जो टॉपिक्स है ना उसका थोड़ा थोड़ा रिलेशन किससे है? 11th से। 9th जो अच्छा से पढ़े उसको 11th में बहुत फायदा होता है। हालांकि एनसीईआरटी में बहुत कम दिया हुआ है, जो आईसीएसई के बुक्स है उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। कैलोरीमेट्री वगैरह बहुत डिटेल में पूरा एक्सप्लेन किया गया उसको। जितनी बातें आप आज पढ़ेंगे, आज के लेक्चर का सारा बात क्लास 9th के बुक में लिखा हुआ रहता है, तो उन बच्चों को थोड़ा फायदा होता है। लेकिन आईसीएसई वाले भी पढ़ लेते हैं ऐसे ही, अगर पढ़ के आएंगे वहां से तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेटेंट हीट अगर कोई हिंदी मीडियम से पढ़े हो तो उसको बोलते हैं गुप्त उष्मा। गुप्त, कोई इसमें हिंदी मीडियम से है क्या? एक कोई था ना, मोदी। गुप्त उष्मा, गुप्त मतलब होता है छुपा हुआ। एक पिक्चर भी आया था वो पुराना बॉबी डबल का, गुप्त। आप लोग उस जमाने से नहीं है? अच्छा ठीक है, मेरी उम्र हो गई है, कोई बात नहीं। हीटिंग का समझते हैं। मान लीजिए, और इस चीज को बढ़िया से समझिएगा क्योंकि आपको क्वेश्चन में भी इसी तरह से रिप्रेजेंट करना है। मान लीजिए हम लोग एक कंटेनर में आइस ले लिए, और कितना आइस ले लिए? 20 ग्राम आइस ले लिए एट -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसको हीट करें। तो जब आप इसको हीट करेंगे तो अभी ये आइस पानी में कन्वर्ट नहीं होगा। अभी ये आइस पानी में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पानी में कन्वर्ट होने का मतलब कि अभी ये आइस किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। और पानी का मतलब वो कौन सा स्टेट हो गया? लिक्विड स्टेट। सॉलिड से लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट तब कन्वर्ट होता है जब वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाए। किसे पहुंच जाए? मेल्टिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस पर सॉलिड किसमें कन्वर्ट होता है? लिक्विड में स्टार्ट करता है। और आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री। इसको हम लोग गलनांक कहते हैं। अगर कोई हिंदी मीडियम से हो तो इसको मेल्टिंग पॉइंट को गलनांक या क्वथनांक भी कहते हैं। उल्टा, जैसे सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। उल्टा, लिक्विड से सॉलिड में आने के लिए फ्यूज करना पड़ता है, उसको फ्यूजन टेम्परेचर कहते हैं या फ्यूजिंग पॉइंट कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्यूजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट। हिंदी में इसे को गलनांक या क्वथनांक कहते हैं। तो खैर हिंदी मीडियम से मुझे लगता है कि इतना मेल्टिंग पॉइंट तो समझ रहे हो। ठीक, तो 20 ग्राम आइस कितने डिग्री सेल्सियस पे है? -5 डिग्री सेल्सियस पे। जब आप इसको हीट करेंगे तो तब तक, जब तक ये 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं पहुंच जाता तब तक ये मेल्ट नहीं करेगा। तो हम लोग एक सिचुएशन और यहां दिखाएंगे और कहेंगे कि ये 20 ग्राम आइस जो है कितने पे पहुंच गया? 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। अब इन दोनों अगर सिचुएशन को देखा जाए तो इन दोनों सिचुएशन में क्या चेंज किया है? जब भी हम पूछे क्या चेंज किया है तो आपका जवाब में 2 ही आंसर होना चाहिए, टेम्परेचर या सेकंड स्टेट। वी नो दैट देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं? बिल्कुल गलत। अगर कभी क्वेश्चन ऐसा पूछेगा नहीं, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन कहीं लिखा हुआ हो हाउ मेनी स्टेट्स अ मैटर हैव, तो ऑप्शन में 5 मार्क करना है। कितने होते हैं? 5। क्योंकि इस उम्र में अगर कोई पूछ रहा है कि कितने स्टेट्स होते हैं तो कितने होते हैं? 5। आपको पांचों स्टेट के बारे में जान के रखना है। हालांकि मेन क्या होता है? 3। पहला होता है सॉलिड, हीट करने पर लिक्विड, फिर गैस, उसके बाद एक होता है प्लाज्मा स्टेट। चौथा स्टेट क्या होता है? और 5वां है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट वो है।
खैर, तो हम लोग अभी 3 के बारे में, बाकी 2 के बारे में कभी चर्चा अगर करेंगे तो करना होगा। फेज डायग्राम वो सब यूज होता है, हम लोग के सिलेबस में नहीं है, कोर्स में नहीं है। आगे अगर आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे तो वहां कहीं कहीं यूज होता है। तो अगर मैं कहूं कि यहां से यहां में क्या चेंज हुआ, स्टेट की टेम्परेचर स्टेट तो देखिए आइस था, अभी भी क्या है, मतलब सॉलिड ही है। आइस का मतलब होता है सॉलिड। क्या चेंज हुआ, हम लोग एक फॉर्मूला लिखे हैं ms डेल्टा टी। ये जो ms डेल्टा टी है ये तभी लिखते हैं जब क्या चेंज हो, टेम्परेचर चेंज हो। मतलब अगर पूछा जाए कि ऐसा होने में हम लोग को कितना हीट रिक्वायर्ड हुआ होगा, तो आप कहेंगे ms डेल्टा टी, और यहाँ पे स्पेसिफिक हीट किसका लिखेंगे, आइस का। और अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे स्पेसिफिक हीट आइस का लिखेंगे, इसका क्या मतलब हुआ कि वाटर का अलग होता है, आइस का अलग होता है। कितना होता है ये भी जानना पड़ेगा। तो आइस का स्पेसिफिक हीट याद रखना है, स्पेसिफिक हीट आइस का हम लोग को याद रखना है। जितना वाटर का होता है उसका आधा होता है, मतलब 2100 जूल पर केजी केल्विन, या इसी को लिख सकते हैं 2.1 किलो जूल पर केजी केल्विन। किलो किलो कट जाएगा तो 2.1 जूल पर ग्राम केल्विन, या इसी को 0.5 कैलोरी पर ग्राम केल्विन करेंगे। अब जिनको भी कंफ्यूजन हो रहा था कि सर किस वैल्यू में पुट करना है, यहां पे देखो मास किस में दिया हुआ है, मास किस में दिया हुआ है, ग्राम में, तो 20 यूज कर लीजिए ग्राम सीधा सीधा। तो अब स्पेसिफिक हीट आप किसका, कौन सा वाला यूज करेंगे, ग्राम वाला। तो ग्राम वाले में आपके पास ये दोनों ऑप्शन है, आप ये भी यूज कर सकते हैं या ये भी। अब आंसर जिसमें होगा उस हिसाब से यूज करेंगे। तो हम मान लो कैलोरी वाला में यूज करना है हम लोग को, तो कैलोरी में कितना होता है 0.5। और डेल्टा टी कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, -5 से 0 गए तो कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, इतना कैलोरी में आंसर आएगा। मतलब इस प्रोसेस को होने के लिए इतना कैलोरी हीट चाहिए, कितना होगा ये 20 गुना 0.5, 10 हो जाएगा, 10 50, 50 कैलोरी हीट चाहिए इसको ऐसा करने में। ठीक, आगे चलिए। अब अगर हीट दोगे तो आप देखेंगे कि कुछ देर तक टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुछ देर तक परिवर्तन में, टेम्परेचर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे, किसका किसका ग्राफ, तो टेम्परेचर और हीट का, इस एक्सिस पे हीट भी हो सकता है या फिर टाइम भी हो सकता है, दोनों का एक ही सा ग्राफ दिखता है। और यहां मैं देखिए ये लिख देता हूं 0 डिग्री सेल्सियस, ये लिख देता हूं -5 डिग्री सेल्सियस। तो पहले हम लोग -5 से चलना शुरू किए थे, जब टाइम 0 था तो यहां से चलना शुरू किए। ये हीट बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, कहां पहुंच गए हम लोग, 0 डिग्री सेल्सियस। अब जब आप हीट देंगे तो देखेंगे टेम्परेचर इसका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो सवाल यह है कि जो हीट दे रहे हैं वो हीट कहां चला गया, जो Q2 हीट दिए वो कहां चला गया। तो कहते हैं इस हीट को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट, जो क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। और ये कहां चला जाता है, स्टेट को चेंज करने में, उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, क्या चेंज होता है, स्टेट। तो लेटेंट हीट क्या है, दिस इज हीट रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट। और स्टेट चेंज जो है वो किसी भी टेम्परेचर पे नहीं होता है, वो किस पे होता है, मेल्टिंग पॉइंट पे या फिर बॉइलिंग पॉइंट पे। मेल्टिंग पॉइंट पे सॉलिड लिक्विड में जाता है और बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड इसी का उल्टा भी होता है। ठीक है, कूल करेंगे तो जैसे हीटिंग कर्व बना रहे हैं तो ऐसा होता है, कूलिंग करेंगे तो जस्ट उल्टा हो जाता है, हीट उसमें निकालना पड़ता है, फ्रिज में डाल देना पड़ता है। तो इस केस में जब हीट देंगे तो तब तक इसका टेम्परेचर नहीं चेंज होगा जब 20 ग्राम का पूरा 20 ग्राम आइस किसमें ना बदल जाए। तो अब लिखेंगे 20 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर मैं पूछूं कि इस कंडीशन में क्या चेंज हुआ है, स्टेट। और अभी भी मैंने कहा कि ये वाला जो फॉर्मूला है Q = ms डेल्टा टी, वो कब लगाते हैं, जब टेम्परेचर चेंज हो। जब स्टेट चेंज हो तब फॉर्मूला लगाते हैं लेटेंट हीट का, और लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है Q = ml। क्या फॉर्मूला होता है, Q = ml। m मास है और L क्या है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट भी दो तरह का होता है, लेटेंट हीट भी
दो तरह का होता है, मैं यहां लिख रहा हूं। लेटेंट हीट कितने तरह का होता है? दो तरह का। दो तरह का होना भी चाहिए। एक जब सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर मेल्टिंग। और ये कब होता है? जब सॉलिड से लिक्विड में जाए। ये कब होता है? जब सॉलिड से लिक्विड में जाए। और ऐसा किस टेम्परेचर पे होता है? मेल्टिंग पॉइंट। और याद रखिएगा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस के लिए 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। कितना होता है? 80 कैलोरी पर ग्राम या 336 जूल पर ग्राम, या 336 जूल पर ग्राम, या इसी को लिखते हैं 3.36 इंटू 10 का पावर 5 जूल पर केजी। ये सारा डेटा याद रखना है। दूसरा क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, या इसको बॉइलिंग भी कहते हैं, LV से लिखते हैं। और इसके बाद कब बात करेंगे? जब लिक्विड से सॉलिड टू लिक्विड टू गैस। ठीक है, तो देखिए यहां से यहां क्या चेंज हो रहा है? स्टेट। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? Q is equals to ml, Q is equals to ml। तो Q2 कितना होगा? मास कितना? 20 ग्राम। और L कौन सा वाला? फ्यूजन हो रहा है कि वेपराइजेशन? फ्यूजन हो रहा है। तो फ्यूजन में आपको ये डेटा मैंने अभी बताया। अब इसमें से कौन सा यूज करें? तो मास जो 20 लिखे हैं किसमें लिखे हैं? और आंसर सब किसमें कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग? तो कौन सा वाला यूज कर लें? 80 कैलोरी पर। तो 80 यूज कर लेते हैं, कितना कैलोरी हो जाएगा? ये कितना हो गया? 1600 कैलोरी, 1600। आपको ये देख के लग रहा है कि आइस अगर -5 पे है तो 0 तक लाने में 20 ग्राम आइस का मतलब कितना? आइस का क्यूब्स देखे हो? तो जो हम लोग फ्रीज में आइस क्यूब्स डालते हैं, मान लीजिए 4-5 आइस क्यूब, वो 20 ग्राम के आसपास हो, तो उसको 0 डिग्री सेल्सियस तक लाने में कोई दिक्कत नहीं है, 85 कैलोरी हीट चाहिए। लेकिन 0 से फिर मेल्ट करवाने में, सिर्फ पानी में बदलने के लिए कितना हीट चाहिए होगा? इससे बहुत ज्यादा टाइम्स बढ़ा है। ऐसा आप देखे भी होंगे, आप देखे होंगे कई बार हम लोग गर्मी के दिनों में पानी जब गर्म पानी अगर हो जाता है, कई बार आप फिल्टर से पानी निकाले, वो पानी क्या हुआ? गर्म हुआ। तो आप कई बार फ्रिज में डालेंगे, रखेंगे, तो बहुत देर ठंडा होगा तब ना पी पाएंगे। हम लोग क्या करते हैं? इंस्टेंट इलाज क्या होता है? पानी निकाले और आइस क्यूब्स निकाल के उसमें डाल दें। कुछ लोग पानी में भी आइस क्यूब मिलाते हैं, कुछ लोग और भी कोई पेय पदार्थ में मिलाते हैं। आप लोग कोई वो वाले नहीं ना है? पक्का? तो मान लो पानी में आइस क्यूब्स मिला दिए, ठीक है। अब आइस क्यूब मिलाने के बाद पानी हम लोग पीते हैं, तो ऐसा पाया जाता है कि आप देखे होंगे वो आइस क्यूब मेल्ट ही नहीं होता है जल्दी। देखे, बहुत टाइम लगाता है उस आइस क्यूब को मेल्ट होने में। आज घर जाके करके देखना, पानी में डाल देना आइस क्यूब को और देखना मेल्ट होने में क्या? खुद ठंडा है। खुद ठंडा है? कौन? पानी खुद ठंडा होगा। अच्छा, अभी के समय तो पानी खुद ठंडा होगा भाई, ठंडा का दिन है। गर्मी के दिन में करके देखिएगा, जल्दी नहीं होता है, समय लगता है। समय क्यों लगता है? क्योंकि बात नहीं, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए? बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। समझ पा रहे हैं आप ये बात? ओके। अब हीट और दे, अब क्या होगा भाई? अब टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। अब देखेंगे आप, टेम्परेचर बढ़ेगा। और ये कब तक बढ़ेगा? जब तक कहां नहीं पहुंच पाए? 100 डिग्री सेल्सियस तक ना पहुंच जाए। मतलब अब अगर इसको हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और बढ़ के किस सिचुएशन पे आ जाएगा? ये बन जाएगा 20 ग्राम वाटर। अभी गैस नहीं बनेगा, यही गड़बड़ी कर रहे हैं आप लोग। यही गड़बड़ी इस क्वेश्चन में होगा, इस पूरे चैप्टर में यही गड़बड़ी करेंगे आप। अभी क्या बनेगा? 20 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अभी गैस नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा? 20 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस दौरान क्या चेंज हुआ? टेम्परेचर। इस दौरान टेम्परेचर चेंज हुआ, तो इस दौरान हीट का फॉर्मूला Q3 कौन सा लिखेंगे? और स्पेसिफिक हीट किसका? वाटर। स्पेसिफिक हीट किसका? वाटर का। तो इस केस में कितना हीट चाहिए होगा? M। मास कितना है? 20। स्पेसिफिक हीट वाटर का कितना होता है? 1 कैलोरी पर ग्राम। 1 कैलोरी पर ग्राम। अभी उन्होंने डेटा लिखे थे,
और डेल्टा टी कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है 0 से 100 में 100, तो ये हो जाएगा 2000 कैलोरी। 2000। अब अभी भी इस हीट का अंदाजा लगाइए, सिर्फ आइस को मेल्ट करने के लिए 1600 कैलोरी हीट चाहिए होता है 20 ग्राम अगर आइस है, लेकिन जब वो मेल्ट हो गया तो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के लिए 2000 ही कैलोरी चाहिए, मतलब 400 ही कैलोरी ज्यादा चाहिए। सोचिए बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा दिया, मतलब स्टेट चेंज में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होता है। बॉन्ड्स टूटते हैं, उनको तोड़ने में बहुत मेहनत करना पड़ता है हीट को। अब मैं इसको और हीट दूं, अब क्या होगा, अब ये 20 ग्राम वाटर किसमें चेंज होगा, स्टीम में, गैस नहीं। वाटर के लिए स्टीम वर्ड यूज करते हैं, 20 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, 20 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। और इस प्रोसेस में जो हीट चाहिए होगा Q4, तो बताइए इस प्रोसेस में क्या चेंज हो रहा है, फेज की स्टेट, फेज स्टेट एक ही बात होता है यार, टेम्परेचर चेंज हो रहा है कि स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला लिखोगे, Q is equals to ml, m into l, m into l, और इसमें l कौन सा, वेपराइजेशन वाला LV। अब स्टीम का भी डेटा आपको याद रखना है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ स्टीम 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। कितना होता है, 540 कैलोरी पर ग्राम। अगर कभी नहीं दिया हुआ हो तो आप ये यूज कर लेंगे, हालांकि क्वेश्चन में दिया रहता है ये वाला डेटा, लेकिन अगर नहीं दिया हो तो आप कितना यूज कर लेंगे, 540 कैलोरी पर ग्राम। तो यूज कर लीजिए। मास कितना है 20 ग्राम और एलवी कितना है 540 कैलोरी, तो ये कितना हो जाएगा 0 और 108। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछता है, ये एनसीईआरटी का ही सवाल है। एनसीईआरटी में एक सवाल दिया गया है कि 20 ग्राम आइस है -5 डिग्री सेल्सियस पर, बताइए कितना हीट चाहिए होगा अगर इसे मुझे ले जाना हो स्टीम एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हीट चाहिए होगा, सारे हीट को ऐड करके निकालना पड़ेगा, इतना लेंदी करके, एक लाइन में आंसर नहीं आएगा। ऐसा कोई सिंगल फॉर्मूला नहीं है कि यहां से यहां तक डायरेक्ट पहुंचा दिए, सिंगल फॉर्मूला नहीं है। तो समझ गए, ऐसा ही आएगा तो कर लेंगे। मतलब जब हीट किए तो इसका टेम्परेचर कहां तक पहुंचा, 100 तक पहुंचा, फिर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, फिर क्या हो गया, कांस्टेंट। जब तक सारा का सारा पानी किसमें ना बदल जाए, स्टीम। और हीट करोगे तो और आगे बढ़ेगा। अगर मैं इन पॉइंट्स का नाम लिखूं तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या है, ये आइस एट -5 डिग्री सेल्सियस, यहां पे क्या है, आइस आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और यहां पे क्या है, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। यहां पे ये क्या है, वाटर है, कितने पे, और यहां पे ये क्या है, एट, और आगे कहीं बढ़ेंगे तो स्टीम ही रहेगा, स्टीम एट 200 डिग्री सेल्सियस मान लो। अब उसका डेटा मुझे नहीं याद है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्टीम का कितना होता है। अगर कभी यूज पड़ेगा, अभी तक यूज नहीं पड़ा है कभी, अगर कभी यूज पड़ेगा तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्लियर? इसका उल्टा जो होता है उसको कूलिंग कर्व कहते हैं। क्वेश्चन में ऐसा भी रह सकता है कि आपको क्वेश्चन दे दे कि 20 ग्राम स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस तक, इसको एक फ्रिज में डाल दिए, तो बताइए अगर ये बन जाता है कुछ देर बाद 20 ग्राम आइस एट -5 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हीट निकाला फ्रिज ने। तो उल्टा चलेंगे, कहेंगे पहले यहां से डायग्राम बनाएंगे, लिखेंगे 20 ग्राम स्टीम है एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये किसमें कन्वर्ट होगा, पहले 20 ग्राम वाटर बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस में, और इस प्रोसेस में इतना हीट रिलीज होगा। फिर वाटर का टेम्परेचर घटेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, इस प्रोसेस में इतना हीट रिलीज होगा। फिर इसका टेम्परेचर मतलब फिर इसका फेज चेंज होगा, फिर आइस बनेगा, उसमें इतना हीट निकलेगा, फिर उल्टा। ठीक है, तो कूलिंग में खाली उल्टा चलेंगे, उधर चलेंगे, हीटिंग में खाली इधर चलेंगे। सारा तो माइनस में आएगा ना, माइनस में नहीं आएगा, एरो का मतलब कि वो हीट निकाल रहे हैं। ठीक, खाली एरो उल्टा बनेगा। अभी हम देखो एरो ऐसे दिखाए ना, मतलब हीट दे रहे हैं, तो उसमें ऐसे दिखाते हैं कि निकाल रहे हैं। ठीक है, समझ गए? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगी बताइए, यहां से वहां तक पहुंचने के लिए कितना टोटल हीट चाहिए, सबको जोड़िए 50, मैं यहां लिख दूं क्यू टोटल कितना होगा, 50 प्लस 1600,
तो 1650 प्लस 2000 3650 प्लस 1000 4650 प्लस 80 4730 4730 कैलोरी। कैलकुलेशन सही है ना मेरा? फिर से कर लेते हैं। 50 को छोड़ो। 1600 प्लस 2000 3600 प्लस 1000 4600 4680 प्लस 50 4750। ठीक है, यस सर। इसको लिखिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिखिए इसको, समय है अभी कहाँ? अभी तो कहाँ, बहुत समय है। लिखिए तो एक टॉपिक हम लोग और डिस्कस कर ले, और इस टॉपिक के साथ स्कूल में जितनी बातें आपको कैलोरीमेट्री में पढ़नी है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, नीट के लिए भी लमसम समाप्त हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन, एक लेक्चर प्रैक्टिस का L2 बनेगा नीट के बच्चों के लिए। बाकी जेई के लिए हम लोग को L3 L4 तक जाना पड़ेगा। तो तीसरा जो हम लोग को पॉइंट पढ़ना है वो है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। और फिजिक्स में जितना भी थ्योरम है या फिर प्रिंसिपल है या फिर लॉ है, उसमें सबसे आसान लॉ जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। क्या कहता है ये कहता है कि मान लो हम आपके साथ हैं और वो सामने अजीत बैठा हुआ है। हम अगर अजीत को 1000 रुपया दिए नहीं है, मान लो दे दिए, तो अगर हम 1000 रुपया दिए तो बताओ हम अजीत को कितना दिए? 1000। अजीत हमसे कितना लिया? इसी को प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहते हैं कि एक बॉडी बी को जितना हीट दिया बी भी ए से उतना लिया। बस प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है हीट लॉस्ट, बातें नहीं, हीट लॉस्ट बाय वन सिस्टम is equal to heat gained by other. Heat lost by one system is equal to heat gained by other. समझिए, आसान भले हैं लेकिन इक्वेशन लिखने में गड़बड़ी कर सकते हैं, इसलिए लाइटली नहीं लेना है किसी चीज को। अच्छा, मैं अगर आसान बोलूं तो आप ये समझिए कि ये मेरे लिए आसान है, आपके लिए भले हो सकता नहीं भी हो सुनने के बाद। अब इसको समझिए, इसको मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। अभी ठंड का समय चल रहा है और ठंड के दिनों में हम लोग क्या करते हैं? सुबह सुबह नहाना। कितने लोग नहा के आए हो आज? बस इतने ही लोग? छी 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 छी, इसलिए सोचे बदबू आ रहा है। बैठो। तो देखो, गर्मी के दिन में हम लोग क्या करते हैं? एक बकेट गर्म पानी लिए, एक बकेट ठंडा पानी। अच्छा, गर्मी के दिन में नहीं करते, ठंडी के दिन में करते हैं। तो मैं चेक कर रहा था कि आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात कि नहीं सुन रहे हैं। वैसे ऐसा कर नहीं रहे थे हम। हाँ, अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि श्रोता जो है वो सुन रहा है। मुझे फील होना चाहिए कि बच्चे सुन रहे हैं मेरी बात। ऐसा नहीं कि तब तो हम जैसे पहले रिकॉर्डिंग करते थे बेंच पे ही कर लेंगे, तो क्या ही दिक्कत है, आप लोग रहे ना रहे। तो ये 2 बकेट है और पहले वाले बकेट में हम लोग मान लेते हैं 10 किलो गर्म पानी ले लिए, 10 kg water at 80 डिग्री सेल्सियस। और इस वाले बकेट में पानी ले लिए मान लो 5 kg, 5 kg वाटर एट 5 डिग्री सेल्सियस। ठंडा पानी है भाई, दोनों को मिलाएंगे। हम वेरिएबल में बात कर रहे हैं। अगर इस टेम्परेचर को T1 कहते हैं और इस टेम्परेचर को T2 कहते हैं, तो जो यहां का टेम्परेचर T होगा, क्या हम ये कहें कि ये जो टेम्परेचर T होगा वो इस इनइक्वालिटी को ओबे करेगा? इस T का वैल्यू T1 से तो छोटा ही होगा। भाई गर्म पानी ठंडा पानी को मिलाओगे तो जो टेम्परेचर मिलेगा ये टेम्परेचर गर्म पानी से क्या होगा? कम होगा। मतलब 80 से तो कम ही होगा। मतलब T जो है वो T1 से कम होगा। ये जानते हैं ना, इसमें जो जिधर खुला हुआ होता है बड़ा होता है, ये छोटा होता है। तो ये टेम्परेचर T1 से तो कम होगा, लेकिन T2 से क्या होगा? हमेशा की कभी कभी? हमेशा। कोई ऐसा केस नहीं हो सकता कि इस रेंज से बाहर आ जाए।
ऐसा कभी हो सकता है? कितना भी गर्म पानी, कितना भी ठंडा पानी ले लें, बहुत सारा ठंडा पानी उसमें थोड़ा सा भी गर्म पानी मिलाओगे तो हल्का ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि कोई चेंज ना हो। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसमें गर्म पानी मिलाएं कि 5 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए, ये तो नहीं हो सकता। इक्वल हो सकता है अगर एक बूंद मिला दिए तो, वो केस डिस्कस नहीं कर रहा। ऐसा किया हो कभी? एक बूंद पानी मिलाते हो, गर्म पानी और गर्म हो गया, नहा लिए नहीं ना करते, ना फिजिबिलिटी लेते हैं हम लोग। अगर इन दोनों को यहां मिला दिया जाए तो ये बताओ ये टेम्परेचर T अचीव होने में 1 मिनट लगेगा कि 2 मिनट लगेगा कि 5 मिनट लगेगा? गर्म पानी ठंडा पानी मिलाए हैं, आप लोग पहले गर्म पानी का बाल्टी लाते होंगे, ठंडा पानी का बाल्टी लाते होंगे, दोनों को मिला देते होंगे एक बाल्टी में और फिर इंतजार करते होंगे भाई जल्दी से तुरंत ही हो जाता है। इसका मतलब कि ये जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर अचीव होता है वो इमीडिएट होता है। HCV में एक स्पॉन्टेनियस थिंग, कोई भी वर्ड मूर्खता वाला यूज नहीं करना है। जब तक किसी शब्द का मतलब नहीं पता हो उस शब्द को यूज करना वैसे ही है जैसे आप अपने आप को गाली दे रहे हो। हाँ, ठीक है। इसलिए जैसे कुछ लोग गाली दे देते हैं लेकिन उसका मीनिंग नहीं पता होता हमें, उन शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए जिस शब्द का मीनिंग आपको अच्छे से नहीं पता। ठीक है, इसलिए जो नहीं पता है तो नहीं पता, हिंदी में बोल दो, ठेठी में बोल दो, अपना देसी भाषा में बोल दो, अंग्रेजी में आए तो अंग्रेजी में बोलो, लेकिन कुछ भी नहीं बोल देना है ना। तो हम इसे बोल, जैसे ये वो जो बोला स्पॉन्टेनियस, वैसा बोलना हुआ कि देखो ये पानी मिलाएंगे, ये पानी मिलाएंगे तो टेम्परेचर जो रिलीज होगा वो मोदी टाइम में रिलीज होगा। ये क्या वो बात स्पॉन्टेनियस है, इमीडिएट रीच होगा, तुरंत रीच होगा, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम में रीच होगा। इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल का मतलब बहुत कम समय टाइम में रीच हो जाएगा। इस टाइम का मेजरमेंट आज तक कोई नहीं कर पाया है। HC वर्मा ने सवाल पूछा है, ऑप्शन देकर के पूछा है 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट और एक दूसरा इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम, तो बहुत कम समय लगेगा। अगर हम इस वाले पानी से पूछें कि ए भैया बता तेरे साथ क्या हुआ, तो क्या बताएं सर 10 किलो थे हम, कितना डिग्री सेल्सियस पे, और जब यहाँ मिले तो हमारा टेम्परेचर बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। कौन बोल रहा है बढ़ गया? घट गया। तो ये हीट लॉस किया कि गेन किया? लॉस किया। तो अगर पूछे कि भाई तुम कितना हीट लॉस किए, तो इसी बगल में लिख लेते हैं हीट लॉस। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है? ms डेल्टा T। तो इसका मास को कहेंगे m1, इसका जो स्पेसिफिक हीट होगा उसको कहेंगे S1 इनटू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T। डेल्टा T क्या लिखोगे? T1 माइनस T के T माइनस T1? बड़ा माइनस छोटा ना, छोटा कौन है? ये कि ये? T1 छोटा है, T1 बड़ा है, तो चेंज टेम्परेचर क्या लिखोगे? T1 माइनस T। हम वेरिएबल के फॉर्म में पहले लिख के दिखाए, अगर डेटा के फॉर्म में लिखना हो तो मास कितना m1 10, स्पेसिफिक हीट वाटर का SW इनटू T1 माइनस T, मतलब 80 माइनस T। ठीक, अब यहां चलो, इस वाला पानी से पूछो भैया तेरे साथ क्या हुआ, तो क्या बताएं सर 5 किलो के हम थे, कितना डिग्री सेल्सियस पे थे, और यहाँ के गर्म पानी से मिल गए, तो पूछेंगे इससे हीट लॉस हुआ कि गेन हुआ? इसने हीट गेन किया, इसने हीट गेन किया। कितना हीट गेन किया? हीट गेन। तो इसका मास, उसको हम लोग कह रहे हैं m2 इनटू इसका स्पेसिफिक हीट कहेंगे S2 इनटू चेंज इन टेम्परेचर इसका, तो इसमें ये ज्यादा है, इसमें ये तो यहां लिखेंगे T माइनस T2, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर इस पे डेटा के फॉर्म में लिख दे तो मास कितना है 5, स्पेसिफिक हीट, ये भी तो पानी ही है ना। अब देखो ये केस में हम पानी को पानी से ही मिला रहे हैं, तो स्पेसिफिक हीट दोनों साइड सेम होगा, जब बराबर करेंगे तो कट जाएगा। लेकिन ऐसा थोड़ी कि पानी के साथ पानी मिलाते हैं, आप लोग पानी के साथ कुछ और मिला है कि नहीं मिला है? पिए है मान मिला के? नहीं, पक्का पानी के साथ कुछ और नहीं ना मिलाता है। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छे बच्चे हैं। तो आजकल तो 8 क्लास से बच्चे लोग पानी के साथ कुछ और मिलाना शुरू कर दिए, रसना मिलाते पानी के साथ। वो रसना ऐसा दिखता है, होता नहीं है। देखो चलिए, तो मास हो गया 5, स्पेसिफिक हीट पानी का ही लिखेंगे T माइनस T, फाइनल टेम्परेचर हो गया T माइनस T2, कितना 5।
अच्छा एक बात, यहाँ टेम्परेचर हम लोग डिग्री सेल्सियस में लिखे हैं, तो जो T भी आएगा किस में आएगा? और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है कि हीट लॉस जितना है हीट गेन्ड, तो इसने हीट लॉस किया, कितना हीट लॉस किया? 10 इंटू SW इंटू 80 माइनस T, और इसने हीट कितना गेन किया? 5 इंटू SW इंटू T माइनस 5। तो यहां से स्पेसिफिक हीट SW कट गया। क्यों कटा? क्योंकि सेम मटेरियल था। लेकिन अगर पानी और दारू मिलाते तब सेम नहीं होता, तब नहीं काटते, तब वैल्यूज देना होता। 5 से 10 कितना बार में कट गया? 2 बार में। 2 से ये कटेगा 160 माइनस 2T इज इक्वल्स टू T माइनस 5, ये हो गया 165, माइनस 5 जाके प्लस होगा, और ये 3T, T इज इक्वल्स टू 55 डिग्री सेल्सियस। 55 डिग्री सेल्सियस पानी ठीक ठाक रहेगा नहाने के लिए मेरे ख्याल से। ठीक है, खैर ये तो हम ऐसे एग्जांपल लिए, कुछ भी समझ पाया? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है? तो ऐसे सवाल पूछेंगे तो निकाल दोगे? यस सर। ऐसे सवाल सिर्फ स्कूल और नीट वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। जेई मेंस में तो अगर ऐसा पूछ दिया कभी तो समझ जाना कि बहुत किस्मत अच्छा है, पूछा भी है कई बार, लेकिन हाँ गलती से समझना, ऐसा पूछेगा नहीं। लेकिन स्कूल में कैलोरीमेट्री की बातें यही है, और यही कैलोरीमेट्री का बेसिक है। आगे और कुछ नहीं है कैलोरीमेट्री में, बेसिक्स यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, और जितना बात पढ़े उसका कैसे कैसे यूज किया जा सकता है, वो हम लोग आने वाले L2 L3 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या इतनी बातें आप लोगों की समझ क्लियर हो गई? तो इतना अगर समझ में आ गया हो तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।